दोस्तों, मुंबई में गेटवे ऑफ इंडिया है, यानी इंडिया में प्रवेश का गेट, और दिल्ली में इंडिया गेट है, यानी संसद जाना है तो इंडिया गेट के होते हुए उसके माध्यम से आप पहुंचते हैं। मुंबई में अब इंडिया पॉलिटिकल फ्रंट की यानी विपक्ष के नेताओं की बैठक हो रही है, उस मुंबई में जहां गेटवे ऑफ इंडिया है, और लक्ष्य क्या है? संसद तक पहुंचना, यानी दिल्ली के इंडिया गेट से होते हुए संसद तक पहुंचना। तो गेटवे ऑफ इंडिया से इंडिया गेट तक का सफ़र कितना मुश्किल है, कितना आसान है, इसकी आज हम बात करेंगे। नमस्कार, मैं हूं आपका दोस्त विजय विद्रोही। आप मुझसे जुड़ चुके हैं, इसके लिए आप सबका तहे दिल से शुक्रिया, और अगले 6, 7, 8 मिनट में आपसे जुड़े रहने की कोशिश करूंगा। तो बात हो रही थी गेटवे ऑफ इंडिया से इंडिया गेट का सफ़र, या फिर इंडिया गेट से होते हुए संसद तक का सफ़र विपक्ष को तय करना है। 2024 में 250 के आसपास दिन बचे हैं, और सामने 2 बार का प्रधानमंत्री है जो भारी बहुमत से दोनों बार सत्ता में आया है अपने दम पर, जो 1984 के बाद से कभी नहीं हुआ था। तो ऐसे में जब दुश्मन इतना भारी हो, दुश्मन के पास पैसा भी बहुत हो, दुश्मन से मतलब सियासी दुश्मन, अभी आया कि बीजेपी के पास 3,500 करोड़ रुपया है, उनके चंदे में जो मिला है, इलेक्टोरल बॉन्ड से हुआ या दूसरे तरीके से हुआ, और इसके मुकाबले कांग्रेस के पास 352 करोड़ रुपए है। तो आप समझ सकते हैं कि आर्थिक आधार पर भी लड़ना कितना मुश्किल है। तो ऐसे में मुश्किल होगा कितना सफ़र, कितना आसान होगा, इंडिया को मुंबई में क्या करना होगा, क्या उम्मीदें की जा रही हैं, इसका 1, 2, 3, 4, 5, 6 पॉइंट्स में डिस्कस करते हैं। पहला तो एक संयोजक बनाना है, 11 समन्वयक, उनके ऊपर एक मुख्य समन्वयक। ये कौन होगा संयोजक? नीतीश कुमार मना कर चुके, खड़गे होंगे, सोनिया गांधी होगी, या नीतीश को ही बनाना चाहिए क्योंकि नीतीश सबसे अनुभवी हैं, और बड़ी पार्टी जो मेजर पार्टी के किसी नेता को अगर आप संयोजक बनाते हैं तो फिर उससे मैसेज ठीक नहीं जाता है। तो मुझे नहीं लगता कि जो खड़गे प्रधानमंत्री की रेस से खुद को बाहर कर रहे हैं, राहुल गांधी को बाहर कर रहे हैं, कांग्रेस के किसी भी नेता को बाहर कर रहे हैं, वो खड़गे संयोजक बनने के लिए तैयार हो जाएंगे, या फिर वो नीतीश का नाम आगे नहीं सुझाएंगे। मुझे लगता है नीतीश को बनना चाहिए, उनकी पार्टी की तरफ से कुछ ऐसे इशारे भी किए गए हैं। चलिए, एक संयोजक की बात हो गई। इसके बाद आगे अब यह ऑप्टिक्स का ज़माना है, सोशल मीडिया का ज़माना है, टीवी का ज़माना है, कुछ ना कुछ होते रहना चाहिए, पर्दे पर कुछ हिलते रहना चाहिए, आई बॉल्स आप लोगों का ध्यान आकर्षित करते रहें। तो इसमें भी इंडिया के लोगों को एक लोगो डिज़ाइन करना होगा, यानी एक लोगो हो। अब देखिए, ये सारी पार्टियां जो 26 पार्टियां हैं, और कुछ पार्टियां और भी जुड़ सकती हैं इसमें, मान लीजिए 30 पार्टियां हो जाती हैं, ये कॉमन सिंबल पर तो चुनाव लड़ेंगी नहीं। कोई हाथ पे, कांग्रेस हाथ पर लड़ेगी, लालटेन पर लालू की पार्टी लड़ेगी, अखिलेश की पार्टी अपने साइकिल पर लड़ेगी। तो अब पहचान कैसे होगी फिर इंडिया की? तो एक लोगो होगा। वो लोगो क्या होगा कि कोई डिज़ाइन किया जाएगा, और दिल्ली में एक दफ्तर होगा अलग से, और दफ्तर के बाहर वो लोगो लगा होगा, और जितने नेता आएंगे वो बाइट देंगे तो लोगों के सामने, यानी लोगों की ज़ुबान पर आ जाए, लोगों की नज़रों में चढ़ जाए। हालांकि वो चुनाव में वोटिंग करने जाएंगे तो अगर कांग्रेस को वोट देना है तो हाथ पर वो दबा के आएंगे, बीजेपी को देना है तो कमल पर दबा के आएंगे, लेकिन इंडिया एज एन होल, टीम इंडिया जैसे, उसका एक लोगो होगा। तो मुंबई में ये डिसाइड हो जाएगा। फिर नारा क्या है? मेन बात है नारा क्या है। 2014 में बीजेपी ने एक छोटा सा नारा दिया था, बड़ा कैची था, अब की बार मोदी सरकार। छोटा सा, अब की बार मोदी सरकार। बहुत हुई महंगाई की मार, अब की बार मोदी सरकार। बहुत हुआ महिला अत्याचार, अब की बार मोदी सरकार। तो ऐसा कोई कैची नारा देना पड़ेगा। अब ये तो आजकल बहुत प्रोफेशनल लोग हैं, और बहुत प्रोफेशनल लोगों को हायर भी किया जाता है, या जनता से भी सुझाव मांगे जा सकते हैं। तो एक नारा होगा। मुझे नहीं लगता मुंबई में नारा
तय हो पाएगा, या अगर पहले से तय है कुछ नारे जो इस बीच बेंगलुरु बैठक के बाद दिए गए होंगे पार्टी के नेताओं की तरफ से, तो उन पर विचार विमर्श करके कोई एक नारा निकल कर आएगा। यानी लोगो हो गया, नारा हो गया, उसके बाद आपको चाहिए नीति। महंगाई बहुत है, बेरोज़गारी बहुत है, गरीबी बहुत है, भ्रष्टाचार बहुत है, अर्थव्यवस्था खराब है, तमाम सर्वे बता रहे हैं सब कुछ ठीक है, लेकिन नीति क्या होगी आपकी? आपकी महंगाई को लेकर नीति क्या होगी? आपकी पाकिस्तान को लेकर, चीन को लेकर विदेश नीति क्या होगी? सामाजिक न्याय की नीति क्या होगी? महिलाओं के प्रति नीति क्या होगी? अल्पसंख्यकों के प्रति नीति क्या होगी? और मोटे तौर पर सबसे बड़ी बात है, आप सत्ता में आएंगे, आप यानी इंडिया सत्ता में आएगी तो रोज़गार कैसे देगी? कौन से रास्ते से देगी? क्या प्राइवेट क्षेत्र में आरक्षण की व्यवस्था की जाएगी, या फिर क्या ओबीसी को की गणना वाली बात होगी कि हम जनगणना कराएंगे, फटाफट जल्दी से जल्दी कराएंगे और उसमें जातिगत आधारित गणना भी होगी और उसके बाद हम डिसाइड करेंगे कि कैसे आरक्षण को पूरी तरह से बदल देना है। ये सारी बातें कहीं जाएंगी। तो कुछ तो आपको देना होगा, कुछ तो जनता को भरोसा दिलाना पड़ेगा। 2019 में जनता आपकी तरफ यानी विपक्ष की तरफ देख भी नहीं रही थी। पुलवामा के बाद तो जो 2-4 लोग पलट के देखते थे उन्होंने भी देखना बंद कर दिया था, लेकिन अब जनता एक नए नायक की तलाश में है। जनता, बहुत सारे लोग कहते हैं कि महंगाई बेरोज़गारी से त्रस्त है और मोदी के खिलाफ मोदी होंगे, ऐसी पहले कही जा रही थी। फिर कहा गया कि मोदी के खिलाफ इंडिया होगा, अब कहा जा रहा है कि मोदी के खिलाफ इंडिया प्लस जनता होगी, यानी जनता भी शामिल होगी। अगर ऐसी स्थितियां बनती हैं तो फिर 2024 का चुनाव बेहद मुश्किल और बेहद दिलचस्प और बेहद चौंकाने वाला हो जाएगा। तो क्या मुंबई इस तरफ इंडिया की बैठक के दौरान देश को ले जाने में कामयाब होगा या कोई पहल करेंगी ये पार्टियां, ये अपने आप में इम्पॉर्टेंट होगा। आगे चलते हैं। सबसे बड़ी बात, अब ये सब हो गया, संयोजक हो गया, नारा हो गया, नीति हो गई, लोगो हो गया, दिल्ली का दफ्तर हो गया, और भी कुछ कैची नारे हो गए, कोई हैशटैग हो गया, सब कुछ हो गया। अब आएगा मामला सीट शेयरिंग का। लालू प्रसाद यादव ने संकेत दिया है कि 450 ऐसी सीटों की तलाश कर ली गई है जिसमें बीजेपी के सामने इंडिया का एक संयुक्त उम्मीदवार उतरेगा। कहना आसान है, लेकिन कौन सी 450 सीटों में से, कौन सी सीटों में से, किस इंडिया में से किस पार्टी का उम्मीदवार उतरेगा, इस पर पहुंचना सरदर्द है, बहुत माथापच्ची करनी पड़ेगी। इसके लिए ममता ने अच्छा सुझाव दिया है। क्या उनका सुझाव माना जाएगा कि राज्यवार सीट शेयरिंग होनी चाहिए? शरद पवार का कहना है कि जो जहां मजबूत हो वो वहीं के लिए टिकट मांगे, बाकी जगह के लिए टिकट नहीं मांगे। ये थोड़ा आदर्शवादी स्थिति हो जाती है। एक कुछ और नेताओं ने कहा है कि राज्यवार गठबंधन होना चाहिए, राज्यवार सीट शेयरिंग होनी चाहिए। तो क्या इनमें से किस तरफ कैसे आगे बढ़ा जाएगा? 3 लोग मेरे हिसाब से इम्पॉर्टेंट है। जैसे महागठबंधन की बात करें तो इंडिया चाहता है कि जैसे उनके पास महाविकास अघाड़ी महाराष्ट्र में शानदार गठबंधन है। सर्वे भी बता रहे हैं कि एनसीपी में टूट फूट और शिवसेना में टूट फूट के बावजूद बीजेपी का वोट बैंक या एनडीए का वोट बैंक महाराष्ट्र में बढ़ नहीं रहा है, सीटें बढ़ नहीं रही हैं, कम ही हो रही हैं। बिहार में लालू हैं, नीतीश है, कांग्रेस है, लेफ्ट है, कुछ अन्य छोटी पार्टियां हैं, बड़ा मजबूत गठबंधन है। झारखंड में हेमंत सोरेन है, झारखंड मुक्ति मोर्चा, फिर जनता दल यू भी आ जाएगा, नीतीश की पार्टी, लालू की पार्टी, कांग्रेस, ये सब मिलाकर मजबूत गठबंधन है। तमिलनाडु में डीएमके प्लस कांग्रेस प्लस वाम मोर्चा प्लस बहुत सारी छोटी छोटी पार्टियां, मजबूत गठबंधन है। तो 48 सीटें महाराष्ट्र की, 40 सीटें बिहार की, 88 सीटें हो गई। झारखंड की 14 सीटें, 102 सीटें हो गई। और उसके बाद तमिलनाडु और पुडुचेरी की मिलाकर 40 सीटें, तो 142 सीटें हो गई। तो 142 सीटों में तो मजबूत गठबंधन है। लेकिन अब 3 लोगों पर सबकी नज़र रहेगी मुंबई में भी, एक अरविंद केजरीवाल, एक ममता बनर्जी और तीसरा अखिलेश यादव। इन 3 राज्यों में अगर मजबूत गठबंधन हो जाता है तो फिर इंडिया की स्थिति मजबूत हो जाएगी। जहाँ तक अरविंद केजरीवाल की बात है तो दिल्ली की 7 सीटें, पंजाब की 13 सीटें, चंडीगढ़
केंद्र शासित प्रदेश की 1 सीट, कुल मिलाकर 21 सीटों का मामला बनता है। तो समझौता किया जा सकता है। पश्चिम बंगाल में मामला फंस रहा है, लेकिन कुछ लोग कह रहे हैं कि ममता और कांग्रेस मिलकर चुनाव लड़ेंगे, वाम मोर्चा जानबूझकर विपक्ष में रहेगा ताकि ममता विरोधी वोट थोड़े से बट जाएं, सारे के सारे बीजेपी की झोली में नहीं जाएं, और ममता को असम की 14 में से कुछ सीटें दी जा सकती हैं, नॉर्थ ईस्ट की कुछ सीटों में से कुछ सीटों पर ममता लड़ सकती है। तो 42 + 14 56 प्लस करीब 7-8 सीटें, 63-64 सीटों पर यह मामला बैठाया जा सकता है। लेकिन अखिलेश का 80 सीटों वाला उत्तर प्रदेश बड़ी महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगा और पूरा दारोमदार इस पर रहेगा, क्योंकि बीजेपी की भी पूरी कोशिश उत्तर प्रदेश में पिछली बार की सीटों से ज़्यादा सीटें हासिल करने की है। तो यूपी में क्या होगा? अखिलेश, जयंत चौधरी, चंद्रशेखर रावण, कांग्रेस क्या एक साथ आ पाएंगे? क्या ऐसा होगा कि हम नीतीश को भी और मल्लिकार्जुन खड़गे को भी उत्तर प्रदेश से ही चुनाव लड़ते हुए देखें? एक दलित वोट साधे और एक कुर्मी वोट, अपना ओबीसी वाला वोट साधे। क्या ऐसा कुछ होता देखेगा? राहुल गांधी अमेठी में दिखाई देंगे, रायबरेली में प्रियंका गांधी दिखाई देगी, अखिलेश यादव लड़ेंगे, जो भी वो सीट अपने हिसाब से छांट लेंगे। बहुत सारी सीटें हैं उनके पास जहाँ से वो लड़कर जीत सकते हैं। तो इन 3 नेताओं की कुर्बानी, रियायत, बड़ा दिल दिखाना, इस पर पूरा का पूरा इंडिया का भविष्य मुझे लगता है डिपेंड करेगा। बाकी राजस्थान है, उत्तराखंड है, हिमाचल प्रदेश है, जम्मू कश्मीर है, हरियाणा है, गुजरात है, मध्य प्रदेश है, छत्तीसगढ़ है, यहाँ पर कांग्रेस वर्सेस बीजेपी मोटे तौर पर। तेलंगाना में कोशिश ये रहेगी कि बीआरएस के जो केसीआर हैं वो विधानसभा चुनाव के बाद इंडिया में शामिल हो जाएं। जगन मोहन रेड्डी पर माथापच्ची करने की, दिमाग लगाने की, समय खर्च करने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि वो नहीं आने वाले। नवीन पटनायक भी नहीं आने वाले। हाँ, 2024 के चुनाव नतीजे कुछ आए तो फिर कहानी इधर उधर जा सकती है, वो अलग बात है। कर्नाटक में देवेगौड़ा की पार्टी भी साथ नहीं आने वाली, ये चीज़ें तय हो गई हैं। केरल की 21 सीटों की चिंता करनी नहीं है, चाहे वो कांग्रेस वाले यूनाइटेड डेमोक्रेटिक फ्रंट में जाएं या वाम मोर्चा के लेफ्ट डेमोक्रेटिक फ्रंट में जाएंगी तो बीजेपी के खिलाफ ही, तो वहाँ थोड़ी सी राहत मिल जाती है। तो रास्ता आसान भी है, रास्ता मुश्किल भी है, रास्ता पेचीदा भी है, रास्ते में कई टर्न भी हैं। बस पलटी मारने वाले लोग और यू टर्न लेने वाले लोग मई 2024 तक ना तो पलटी मारे ना यू टर्न ले, तो शायद बात बन सकती है। चलिए, हमारी की दिलचस्पी है मुंबई में क्या होता है इंडिया के साथ। एनडीए मोदी जी की भी दिलचस्पी है कि मुंबई में क्या होता है इंडिया के साथ, और इंडिया की जनता की भी दिलचस्पी है कि मुंबई में क्या होता है इंडिया के साथ। बताता रहूँगा आपको अगर अंदर की भी कोई खबर आएगी तो। शुक्रिया मेरा ये वीडियो देखने के लिए। मेरी गुजारिश है कि अगर मेरा वीडियो पसंद आए तो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए, घंटी जैसी आकृति दबा दीजिए, बेल आइकन, ताकि नया वीडियो आए तो आपको जानकारी मिल जाए। मेंबरशिप ड्राइव में आप जा सकते हैं, मेंबर बन सकते हैं थोड़ा सा मदद करके। विद्रोही 7 मेरा ट्विटर हैंडल है, विजय विद्रोही 7 इंस्टाग्राम पर हूँ, और फेसबुक पर मेरा पेज है विजय विद्रोही पेज। मेरा वीडियो देखने के लिए शुक्रिया। एक बार फिर प्रार्थना कि अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए। शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया।